ओके, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग जस्ट बेसिक्स कर रहे हैं। तो पिछले कुछ क्लासों में जो अभी तक आपने बस मैंने फंक्शन क्या होता है, डोमेन, रेंज, टाइप ऑफ फंक्शन, यही डिस्कस किया है कल भी और पिछले कुछ क्लासों में। तो अभी जस्ट वही फंक्शन जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे आगे बहुत सारे फंक्शंस बनते हैं। जैसे मैं बता रखा हूँ कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल फंक्शन है, पीडीएफ फंक्शन है, पीएमएफ फंक्शन है, सीडीएफ फंक्शन है ना, ये सब फंक्शन ही है। तो सो आप लोगों ने ट्राई किया क्या कल का? अभी तक मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको अभी एक बार 11th-12th का रिवाइज करना है। क्लास 11th में कुछ चैप्टर मैंने सजेस्ट किए थे, जैसे अभी लास्ट क्लास में कहा था सेट्स। पहला क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट्स है, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन है। तो इसमें आपको फंक्शन वाला पार्ट रिवाइज करना था। उसमें आपको ठीक से डेफिनेशन पढ़ना है, थ्योरम्स है, थ्योरम्स पढ़ने, एग्जांपल सॉल्व करने, एक्सरसाइज करने हैं। उसमें जो भी आपको समझ नहीं आता है वो मुझसे डिस्कस करना है आपको, कि आपको ये समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं हुए, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो आप लोगों ने ट्राई किया क्या, पहले बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड यस इवनिंग। सर, ट्राई किया था बट सर सारे नहीं हो पाए सर, कॉलेज जाना था तो सब नहीं हो पाए। बट सर डाउट है मुझे, ठीक है एग्जाम्पलर से लगाया था सर। जी पेज जी 27 पे ना एग्जाम्पल है 30 एग्जाम्पल, ओके। जैसे समझ नहीं आया। अभी 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है, या तो एग्जाम्पलर बुक ले सकते हो या टेक्स्ट बुक ले सकते हो, कोई भी। बस एक बार रिवाइज करना है आपको, बेसिक्स क्लियर। उसमें ये है कि अभी इसमें आपको चैप्टर 1 जो कि सेट्स है वो आपको करने हैं, और चैप्टर 2 है रिलेशन फंक्शन जो मैंने कहा था, ये आपको करना है। और इसमें जो भी चीज समझ ना आए वो मेरे साथ डिस्कस करने हैं। देखो मेहनत आपको करना, आपको अच्छे रैंक लाने, आपको मेहनत करना होगा, खुद करना होगा। हम आपको हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या डाउट है बताइए। मैं एग्जाम्पल बोलूं? सर पेज 20, यस सर। सर रिलेशन एंड फंक्शंस में पेज 27 पे एग्जाम्पल 30। ओके, तो यहाँ पे कल हमने ये खोला था। लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ सॉल्व है, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ये एग्जाम्पलर बुक है एनसीईआरटी का, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। एनसीईआरटी क्लास 11th के एक टेक्स्ट बुक होता है, एग्जाम्पलर बुक है। एग्जाम्पलर बुक में क्या है कि पूरा थ्योरी एक साथ है, फिर एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेज है। उसमें टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पलर वाली बुक में, ये है। सर क्या हम अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 11th-12th के? अलग क्वेश्चन मतलब सर इस बुक का बाहर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं, वो 10 to 11 डाउट क्लास है, उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी 10 to 11 डेली डाउट क्लास चल रहा है। फंक्शंस के ही क्वेश्चंस है, मैं वो ग्राफ थ्योरी का कुछ क्वेश्चन था, वो फंक्शन से ही बिलोंग करता है वो क्वेश्चन। हाँ, ट्राई कर सकते हैं। वो अभी अब 10 to 11 में पूछेगा। अभी हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि लीक से फिर अटक जाएंगे, हम भटक जाएंगे। तो अभी जैसे 10 to 11 डाउट क्लास है, डेली चल रही है, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आप, चाहे किस रिलेटेड हो या नहीं हो फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देख लीजिए, अगर आपको इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप 10 to 11 भी क्लास होगी। 8 to 10 अभी है ना, ये बेसिक चल रहा है, बैच 0 मतलब बेसिक लेक्चर्स। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहे थे आप बताइए, यही बुक है? सर ये P2, यस सर। सर P2 के बाद Q कैसे आया सर, ये मुझे समझ नहीं आया। ये अच्छा, ओके गुड, सही है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है। चलो अच्छा है, क्योंकि इसमें कई बार तो यहाँ जो इनका पूछना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए f फंक्शन a से b में है। एग्जांपल के लिए मान लो a में अभी है लेट्स से 1 2 3 और b में है 4 5, एग्जांपल के लिए। अब आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b is, a से b में सेट में मैं कितने फंक्शन बना सकता हूं। सो हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शंस आई कैन फॉर्म फ्रॉम सेट a टू सेट b, ये क्वेश्चन है। सो अगले मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, फिर जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है।
सो समझिए, जैसे ये ए सेट है, इसमें 1 2 3 है, बी सेट है, इसमें 4, 5 है। अब क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंक्शंस वी कैन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? फंक्शन का डेफिनेशन था, बताइए कोई एक बार जिनको याद है, फंक्शन ए से बी में इसका क्या डेफिनेशन है? Sir, a relation between set A and B where every element in A has a unique image in B. Yes. So every element of set A has a unique image. Unique मतलब one and only one image in set B. So every element of set A has one and only one image in set B. So देखो ये जो वन है, वन का मुझे इमेज बनाना है, तो ये 4 पे भी जा सकता है, 5 पे भी, किसी एक पे, दोनों पे नहीं जा सकता, वन एंड ओनली वन इमेज। सो ये जो वन है इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? हाउ मेनी चॉइसेस वन हैज? 2 चॉइसेस हैं। सो देयर आर 2 चॉइसेस एंड so one can map to 4 or 5, anyone, no problem. How many choices this 2 has? 2. इसके पास भी 2 choices हैं। How many choices this 3 has? 2. इसके पास भी 2 है। Yes. So कितना हो गया ये? 2 की पावर 3 हो गया ना? इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। Yes, sir. देखिए अभी मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ। मान लीजिए ऐसा है, तो ये तो एग्जाम्पल था। सो ये थ्योरम लिख देता हूँ मैं कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी। जैसे यहाँ पी का मतलब 3 है, इस केस में ए में 3 एलिमेंट था और बी में 2 एलिमेंट्स थे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी, पी कोई नंबर है, फिक्स नंबर है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज क्यू। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B is equal to, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सो अगेन दिस इज A एंड दिस इज B, ये आपका F है। सो A में है 1 2 3 अप टू P, इसमें है 1 2 अप टू Q। मान लो मैं लेवल कर दिया इस तरीके से कि यहाँ पे P एलिमेंट है, यहाँ पे Q एलिमेंट है टोटल। अब देखो इस 1 के पास कितनी चॉइस है हमारे पास? अभी 1 Q choices है ना, it can map to 1, it can map to any one, but only one, it will map to only one, not all. So it can map to only one. So it has total Q choices. Again this 2 has Q choices. Again this 3 has, 4 has, 5 has, so on. The last element this P has also Q choices. So Q, तो Q Q Q multiply हो रहा है, how many times? ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? Q की पावर P times. Yes, P times. So this is Q की पावर P. This is the formula. P. Yes. Okay, sir. तो सिंपली मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ फंक्शंस, so number of function from A to B, from A to B is equal to number of element of B इस पूरे की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट A। ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टोटल 8 फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक फॉर्मूला, ये बहुत यूजफुल है, आगे काम आएगा। तो A से B में हम लोग टोटल Q की पावर P, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन B की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा चलो अब इतना कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इस पे बेस। सो A जैसे है मेरा 1 2 3 और B मेरा है 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ पे है ऑप्शन ए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज क्या आएगा? ऑप्शन दूसरा पूछ रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये कितना आएगा? तीसरा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये कितने होंगे? एंड चौथा है टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये कितना होगा? आप लोग सोच के बताइए वन बाय वन।
सर पहला 64 होगा। ओके, पहला 64, दूसरा सेकंड का होगा 5p3। 5p3, 5p3 सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा ये? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। हाँ 60 कितना 60 ऑन टू फंक्शन आएगा 0 और बाइजेक्शन में हो तो 0 ही है। अब आपको समझना है, बाकी लोगों को समझ आया कि नहीं आया ये देखो। ये सबका फॉर्मूला है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबका फॉर्मूला है, मतलब अभी थोड़ा देख रहे हैं बेसिक्स, इसको जरा समझना है। तो फंक्शन तो समझ आई गया तुम्हें कि फंक्शन का फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, है ना, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम, नंबर ऑफ फंक्शंस जो बनते हैं टोटल ए से बी में, वो बनता है ए से बी में बना रहे ना हम लोग फंक्शन बना रहे हैं ए से बी में, तो इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी उस पूरे की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। सो टोटल फंक्शन जो हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं हम कि जो 4 है और उसकी पावर में 3, तो ये तो 64 आ गया। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वन फंक्शन। टोटल फंक्शन 64 बनेंगे, इनमें से कितने 1 होंगे, जरूर नहीं सारे फंक्शन 1 होगा, सो कितने 1 होंगे ये देखना है। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन, ठीक। सो जैसे ना बताया 5p3 है ना, सो मतलब ये होता है परमुटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। अब देखते हैं जरा क्या बनेगा। सो मैं आपको ऐसे लॉजिकली समझाता हूं, देखो ए बी, सो ए में आपके पास है 1 2 3, बी में है 2 3 4 5, ठीक। तो फंक्शन कैसे बनता आपने देखा था, फंक्शन बनने के लिए था कि 1 हैज 5 चॉइसेस, 2 हैज 5 चॉइसेस, 3 हैज 5 चॉइसेस, 5 into 5 into 5, 5 की पावर 3, ओ सॉरी 5 क्यों 4 ना, सॉरी 1 हैज 4 चॉइसेस, 2 हैज 4 चॉइसेस, 3 हैज 4 चॉइसेस, 4 into 4 into 4 है ना, 4 का क्यूब, जिससे ये आ गया। अब 1 क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, यही 1 का डेफिनेशन है कि डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन y। तो अगर मान लो 1 के पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइसेस है, सो 1 विल मैप टू वन ऑफ देम। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 को मैंने 2 के साथ मैप कर दिया, तो 1 के पास 4 चॉइसेस था, तो इनिशियली 1 हैड 4 चॉइसेस, अब वो किसी एक के साथ मैच कर गया, ठीक। नाउ 2 के पास कितनी चॉइसेस है, मुझे 1 फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। सो अगर मैं 2 को इस 2 के साथ मैप कर दूं तो क्या ये 1 रहेगा क्या? इज इट नॉट अ 1 फंक्शन? सो अब 1 फंक्शन होने के लिए सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 1 फंक्शन। सो 2 के पास कितने चॉइसेस है अब? ओनली 3 चॉइसेस, बिकॉज एक कम हो जाएगा, है ना। सो एक चॉइस कम हो गया, 3 चॉइसेस। सो 2 अब इन 3 में से किसी एक के साथ मैच हो सकता है, मान लो 5 के साथ मैच कर दिया। अब नाउ दिस 3 हैज हाउ मेनी चॉइसेस? हाँ, रिमेनिंग 2 चॉइसेस, बिकॉज अब ये 2 और 5 के साथ मैच नहीं हो सकता, वरना 1 नहीं होगा। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 1 फंक्शन, सो इट हैज 2 चॉइसेस, सो इनटू 2। सो यही चीज है। तो कितना आएगा ये? अभी 60 किसने बताया था? 5p3 24 आएगा। 24 सो 5p3 सॉल्व करोगे 24। दिस इज 5p3 ओनली, नो प्रॉब्लम। 4p3 होगा सर। ओ 4p3, यस यस, ओके ओके सॉरी, हाँ वो वहां मिस्टेक हो गया किसी को। 4p3, ये भी मैंने गलती से 5p3 लिख दिया। तो सर इसे जनरलाइज करेंगे तो हम कहेंगे QPP, है ना? हाँ यस यस, इसमें क्या है, लेकिन जरूरी ये है, मैं जनरलाइज करता हूँ। चलो तो पहली बात, एक दो एग्जांपल लेके मैं जनरलाइज करता हूँ, उसके बाद समझो। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, ऑन टू की बात करते हैं यहाँ पे। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। सो ऑन टू क्या होता है कि रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब होगा कि ये 3 एलिमेंट है, सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सेज each element must have one and only one image,
तो ये 3 एलिमेंट मैक्सिमम कितने एलिमेंट को मैप कर सकता है? 3 कोई, और यहाँ तो 4 हो गया, तो मतलब एक एलिमेंट हमेशा छूट जाएगा जो किसी का इमेज तो बनेगा ही नहीं। Yes, sir. सो इस केस में कभी ऑन टू हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, बिकॉज कोडोमेन के पास 4 एलिमेंट है और रेंज के पास 3 एलिमेंट ही होगा हमेशा, रेंज में कभी 4 हो ही नहीं सकता। सो इस टाइप का फंक्शन जिसमें कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट है और ये फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट के केस में जब कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट है तो दिस विल नेवर बी ऑन टू। सो देयर इज नो फंक्शन व्हिच इज ऑन टू, कोई भी फंक्शन ऑन टू बनेगा ही नहीं एक भी। हाँ हाँ नवल, देखिए ऑन टू समझना है आपको, मैं बोल रहा हूं इस सेट का कोडोमेन कितना है। कोडोमेन इज, कोडोमेन है 2 3 4 5 और डोमेन है इसका 1 2 3। ओके, डोमेन इज 1 2 3, कोडोमेन इज 2 3 4 5। अब मैं जब रेंज लिखूंगा, सो क्वेश्चन इज रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे? 3 एलिमेंट्स आएंगे। 3 एलिमेंट्स ही आएंगे ना। सो रेंज में कोई भी 3 एलिमेंट्स ही आएगा, 1 2 3। सो डू यू थिंक कि ये सेट कभी इक्वल हो पाएगा? हाँ जी नवल, जिसका डाउट है बताओ, ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? सो बट ऐसा यहाँ पे हो सकता है क्या इस वाले केस में? ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ 3 एलिमेंट्स ही हैं। सो the function definition says each element has one and only one image. So this 3 element will map to only 3 element. So one will always be left. एक एलिमेंट इसमें ऐसा होगा जिसके पास कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो ऑन टू होने के लिए सेकेंड सेट के हर एलिमेंट कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए। All element must have pre image, but एक नहीं छूट जाएगा, इसीलिए this function will never be on to. So there is no on to function. और बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? 1 1 and on to both, उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी 0 हो जाएगा। सर यस सर, अगर सेट ए और सेट बी का कार्डिनलिटी सेम होता तो कितने सारे ऑन टू फंक्शन हमें देखने को मिलते? यस, हम बताते हैं उसको, मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे कितने ऑन टू मिला। भाई 3 क्वेश्चन लिखूंगा अभी मैं। तो 1 क्वेश्चन में लिखा, क्या लिखा मैंने? ए में कम एलिमेंट है, बी में ज्यादा है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, ए में ज्यादा है, बी में कम है। तीसरा क्वेश्चन लिखूंगा, दोनों में इक्वल है। बाइजेक्टिव फंक्शन थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, मतलब 0 क्यों हुआ बाइजेक्टिव? हाँ, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? एक तो पहली बात, आप रेगुलर नहीं है। पिछले 2-3 क्लास में मैंने 1 1 ऑन टू पढ़ाए हैं, आपको वहां भी दिक्कत आएगा। आप फिर मुझे कहोगे आप 1 1 ऑन टू पढ़ा दो। अब ऐसा थोड़ी मैं करूंगा कि आपके लिए अलग से फिर 4 क्लास लूंगा मैं, है ना? तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। नहीं है तो वीडियो देखिए। अब आप जो चीज आपको नहीं आएगा, अभी आप पिछले 3 क्लास में गायब थे, अब आप कहोगे नहीं सारा चीज दोबारा पढ़ाओ, तो इतना अवेलेबल नहीं हूं ना मैं। ये चीज है, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। नहीं है तो आप वीडियो देखिए, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि टाइम का वो है। सो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है जी? सर 1 1 और ऑन टू दोनों। हाँ, a function which is both 1 1 and on 2। और ये सब क्लास 11 12 में भी था, हम लोग वही रिवाइज कर रहे हैं जस्ट। तो आप बुक से भी ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एफर्ट्स करने होंगे एट द एंड। यही, आप सिर्फ टीचर के भरोसे रहोगे, टीचर सब कुछ पढ़ाएगा, टीचर हेल्प के लिए है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरे कोर्स में 1 साल आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो मैं आपके हेल्प के लिए हूँ, लेकिन आपको खुद ही पढ़ना है। मैं आपको गाइड करूंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, लेकिन पढ़ना आपको ही है, तभी आपके रैंक आएंगे, क्योंकि एग्जाम आपको देने हैं। ये चीज है। सो अ फंक्शन व्हिच इज both 1 1 and on 2, ठीक, is called a bijective function। ठीक है ना? 1 1 on 2 ये भी, ये कॉन्सेप्ट जो है 1 1 on 2 का क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 उसमें है। तो आपको एनसीईआरटी डाउनलोड करना है, गूगल जस्ट करना है, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा।
जस्ट गो थ्रू इट। एग्जाम्पलर बुक भी डाउनलोड कर सकते हो या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी। उससे बस मेन है क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जो जैम गेट का जो एग्जाम है या सीयूईटी भी है तो उसमें क्वेश्चन ही आते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व आप तब कर पाओगे जब आपको डेफिनेशन क्लियर रहेगा, थ्योरम्स क्लियर रहेगा, फॉर्मूले आपको याद है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बाइजेक्टिव का। तो 1 1 ऑन टू दोनों होगा तभी बाइजेक्टिव होगा। क्योंकि एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा तो इसलिए एक भी बाइजेक्टिव नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सो चूंकि ऑन टू फंक्शन 0 है तो इसलिए बाइजेक्टिव 0 है, क्योंकि 1 1 ऑन टू दोनों होंगे तभी बाइजेक्टिव होगा। ओके देखो, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, सेम चीजें ये, चलो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं अभी ठीक है, चलो दोबारा लिखूं, देखो तो एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से ए में आपके पास है मान लो 1 2 सिर्फ है और बी में है लेट्स से 3 4 5। अब आपसे पूछूं मैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ, हाँ, फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, या टोटल वर्ड में लिख दूं तो वर्ड में लिख देता हूं, देखो सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, फिर ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन ये कितने होंगे, फिर सी टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये कितने होंगे, और डी टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे। मैं इसका भी फॉर्मूला लिखाऊंगा जनरलाइज फॉर्म में, मैं अभी ये सबका फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्म में लिखाऊंगा, बट अभी एग्जांपल के थ्रू समझो। बताइए 1 बाय 1 आंसर बताइए सब लोग। क्या क्या आप, 9 तो पहला हो जाएगा 9, दूसरे का 6, अच्छा, तीसरे का 2 to the power 3 minus 2 to the power वहाँ से अपना 2 minus 1 3 minus 1 2 की पावर 3 माइनस 1 मतलब आप 7 कह रहे हैं। वहाँ पे नहीं सर 3 minus 1 अच्छा 3 पावर में -1, ओके 2 की पावर स्क्वायर मतलब आप 4 कहना चाह रहे हैं। सर 0 रहेगा। कहाँ पे, यहाँ पे सर, हाँ सर, ऑन टू फंक्शन जी। और सर ये भी 0 होगा इसलिए। तो पिछले क्वेश्चन से अलग है ना ये, पिछले में ए में कम था बी में ज्यादा है, यहाँ पे ए में, अच्छा सॉरी सेम ही हो गया, रुको रुको थोड़ा बदलता हूँ। सेम है। हाँ तो सेम हो गया तो मैं थोड़ा इसको बदलता हूँ, बाकी निकाल तो लेंगे ना। अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो आसानी है कि टोटल फंक्शन होता है बी की पावर, तो बी में 3 एलिमेंट ए तो 9 हो जाएगा। 1 1 वही चीज था, तो 1 1 के लिए क्या था 3p2, 3p2 फाइंड कर सकते हैं आप, है ना। सो तो ये 6 आ जाएगा, ये 0 ये 0, ये तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया ना। ये तो यहाँ भी 3 4 था तो उसके हिसाब से पिछले क्वेश्चन मैं बदलना चाह रहा था, तो रुको इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, मेरा पर्पस था चेंज करने का। तो यहाँ मैं कुछ बढ़ा देता हूँ ऑप्शन, लेट्स से 1 2 3 4, चलो यहाँ 4 एलिमेंट कर दिया, यहाँ 3 कर दिया। अब बताओ, अब बदल गया ना, ए में कम बी में ज्यादा था, यहाँ ए में ज्यादा बी में कम है। नाउ यू टेल आंसर्स। सर पहले 81 होगा, 81, ओके। सर 110 होगा। 110 नहीं यार सर ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं होगा, क्यों? तो मैप नहीं होगा ना, कोडोमेन में तो 3 यही
सोचिए सोचिए। सर फंक्शन नहीं है ये और सर आएगा ना मतलब आएगा सर ये फंक्शन ही नहीं है। सर फंक्शन तो ये होगा ना, लेकिन क्योंकि कोई जो चौथा वाला है एलिमेंट वो तो किसी और पे ले ही सकता है। यस यस, फंक्शन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन बनने में क्यों प्रॉब्लम? B जीरो होगा। हाँ, B जीरो होगा। फंक्शन बनने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ए और बी, तो ए में है 1 2 3 4 और यहाँ है 3 4 5। तो क्वेश्चन ये कहता है फंक्शन का डेफिनेशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव इमेज 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो हो जाएगा, कोई नहीं, 1 को 3 पे ले आ सकते हो, 2 को 4 पे, 3 को 5 के, 4 को कहीं मैप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन है ईच एलिमेंट हैज इमेज एंड ईच हैज ओनली 1 इमेज, दैट्स ओके। बट इस तरह कितने फंक्शन बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ 81 हो गया, अच्छा यहाँ 0 हो जाएगा। आगे ऑन टू कितने बनेंगे? सर 3 नो सर सर ऑन टू भी जीरो ही आ रहा है। ऑन टू 0 ही आएगा, क्यों? जैसे अगर ये और ये ऑन टू है कि नहीं? सर 36 ओके 36, बाकी लोग 24। सर 81 ही रहेगा क्या? हाँ, गेस नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है, लॉजिक से आंसर बताना है रीजन के साथ। यस सर, सर लॉजिक से सर 81 लग रहा है। बाइसेक्शन कितना? और किसी का बताओ, किसी का आंसर अलग आ रहा है तो। मेरा आ रहा है सर 3 लास्ट वाले का। लास्ट वाले का? लास्ट वाले का आ रहा है, लास्ट नहीं वो सी नंबर का जी, सी का आ रहा है 3 to the power 4। सिंपलीफाई करके बताओ। 81 माइनस सर 27 ओके 27 लिख रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है। आ रहा है। 98 कैसे हो सकता है? टोटल फंक्शन ही 81 है, तो 81 में से 98 ऑन टू कैसे हो सकता है? ये सब कैलकुलस में आएगा, हमारा डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस का फंक्शन वहां पे है, तो ये सब मिलेगा वहां पे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला डायरेक्टली था नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, है ना। तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81। तो ये तो ओके है। 1 फंक्शन की बात कर रहा है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए। सो यहाँ 4 एलिमेंट है और यहाँ पे 3 ही हैं, बट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सेज ईच एलिमेंट मस्ट हैव इमेज, तो सबका इमेज तो होना ही चाहिए। तो चौथे वाले का इमेज जो होगा हमेशा किसी न किसी के साथ रिपीट करेगा, तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। फंक्शन है
बट इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन. सो हम a to b में कोई भी फंक्शन बनाएंगे, आउट ऑफ 81 देयर इज नो फंक्शन व्हिच इज 1 1. तो इसलिए 1 1 तो 0 रहेगा. व्हाई? बिकॉज 3 विल मैप टू 3 एनी 3, बट द फोर्थ वन विल आल्सो रिपीट, क्योंकि यहाँ 3 4 को हमेशा 4 पे मैप करेगा. सो देयर आर 3 ओनली, तो रिपीट करेगा. अब ऑन टू में क्या होगा? ऑन टू क्या होता है? जैसे ये अभी बताओ, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये ऑन टू है कि नहीं? अभी जो दिख रहा है आपको Yes. ये ऑन टू है, क्योंकि इसका रेंज भी 3 4 5 है और कोडोमेन भी 3 4 5 है. तो रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज ऑन टू. तो ये ऑन टू तो है, बट ऐसे कितने बनेंगे? क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं? 51 ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. 51 51 81. अरे 81 सारे ऑन टू होंगे. Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बनाता फंक्शन, तुम देखो, अगर मैं फंक्शन ऐसा बना दूं, सी केयरफुली, 1 2 3 4 और यहाँ है 3 4 5, ये है ना? 1 का इमेज 3, 2 का 3, 3 का 3, 4 का 3. बताओ ये ऑन टू है? No, sir. फिर सारे कैसे ऑन टू हो जाएंगे? ये तो ऑन टू नहीं है. ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि फंक्शन इसलिए है बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज एंड ईच एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज. बताओ, अलग अलग आंसर आए हैं. चलो मैं सॉल्व करता हूं. तो चूंकि 1 1 फंक्शन 0 है तो बाइजेक्टिव 0 हो जाएगा. तो मेन क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम है इसके साथ कि ऑन टू कितना होगा. ओके, इसका फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा. वैसे डिराइव करना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे. अगर मैं ट्राई करूं, जैसे इसका डायरेक्ट आइडेंटिटी है, या तो मैं आइडेंटिटी लिख दूं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला है तो प्रूफ लिखना पड़ेगा फिर मुझे. फॉर्मूला इज ये समेशन, अगर मान लो a में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, b में n नंबर ऑफ एलिमेंट है एग्जांपल के लिए, तो यहाँ m कितना है? 4 है इसमें, और इसमें कितना है? 3 है. सो इफ m हैज a हैज m नंबर ऑफ एलिमेंट, b हैज n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जो इसका आंसर आता है -1 की पावर n माइनस r NCR और R की पावर M. R की वैल्यू 1 से लेके N तक जाएगी. तो इसको सॉल्व करो जरा, ये क्या आंसर देता है. यू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ तुम ये Mn यूज करो जो दे रखा है तुम्हें. सो R की वैल्यू 1 से लेके 3 तक होगी. -1 की पावर N की वैल्यू है 3, सो 3 माइनस R. N है 3CR और यहाँ R की पावर M. M इज योर 4. अब 1 by 1, एक बार r को 1 रखो, एक बार r को 2 और एक बार r को 3. इसको सिंप्लीफाई करो. तो कितना आएगा? तो इसको जब खोलोगे तुम, एक बार r को 1 रखो, तो -1 की पावर 3 माइनस 1 2, 3c1 1 की पावर 4 प्लस, अब r को 2 रखो, -1 की पावर 3 माइनस 2 1, 3c2 2 की पावर 4 प्लस, अब r को 3 रखो, तो -1 की पावर 0 एंड 3c3 3c3 एंड r इज 3 3 की पावर 4. तो कितना आ गया? तो ये आएगा, ये तो प्लस, तो ये 3c1 3 हो गया, यहाँ से माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी वजह से माइनस 3c2 3 2 की पावर 4 16 3 जा 48 प्लस -1 की पावर 0 1 3c1 81. तो 81 प्लस 3 माइनस 48, 84 माइनस 48 कितना आएगा? बोलो. 26 इज द आंसर. किसी ने 26 बताए थे? किसी ने नहीं बताया. 36 किसी ने बताया था? देखो, सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होगा वो 26 आएगा. 36 आएगा. 36. अच्छा ये कैलकुलेशन यहाँ गलती किया, चेक करो. 84 माइनस 48 36 ना? ओके 36 आएगा. सो 36 इसने बनाए, दिस करेक्ट. हाँ, सो बाकी लोग गलत बता रहे थे. ठीक है, 36 इसने बताया, दिस फाइन.
तो जिसने 36 बनाया, क्या तुमने यही तरीका लगाया या कोई और तरीके से बताया जिसका 36 आंसर था, है ना? किसी बच्चे ने? सर यही तरीका लगाया था। अच्छा यही लगाया था, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो मतलब फॉर्मूला आता है। सो इसकी कई बार हमें जरूरत पड़ जाएगी, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ जरूरत पड़ जाएगी फाइंड करने की। सो एनीवे, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूँ सीधा सीधा। एक और क्वेश्चन कोई पूछ रहा था ना, अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, चलो वो लिख देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए ए मान लो है 1 2 3 एग्जांपल के लिए, और बी है आपके पास ए बी सी, ठीक। फिर आपने फंक्शन बनाए a to b, तो यहां अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, फिर वैसे ही टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे। बताइए सर पहला 27, दूसरा 6, तीसरा 6, फिर चौथा भी 6 ही होगा सर। यस। सो सर ये डी पार्ट कैसे निकालते हैं बाइजेक्टिव वाला? ये जैसे 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा, दोनों बोथ जो सेटिस्फाई। इसका दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब हम निकालें कि कैसे आंसर इसका। नहीं नहीं, ऐड नहीं करेंगे। जैसे मान लो 6 फंक्शन है जो 1 1 है, और द सेम 6 फंक्शन, वही जो 6 फंक्शंस हैं ऑन टू भी हैं, तो 1 1 ऑन टू दोनों है ना, तो इसीलिए वो 6 आ गया। मतलब ये जो 6 फंक्शंस 1 1 हो रहे हैं, वही 6 फंक्शन ऑन टू भी है यहाँ पे, सेम फंक्शन, अलग अलग नहीं है। वैल्यूज डिफरेंट हो तो, अगर 6 1 1 हो 3 1 2 हो तो हाँ, तो फिर 3 आंसर आएगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दोनों का। जो स्मॉलर वाली होगी वो ले लेंगे। हाँ हाँ यस। सो उसकी वजह ये कि जो 1 1 ऑन टू दोनों होगा वो बाइजेक्टिव होगा, ये है। तो सर ऑन टू 6 कैसे हुआ? हाँ सोचो, एक्चुअली इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में, फाइनाइट सेट है और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो 2 सेट में जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो फंक्शन इस केस में या तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा या कुछ भी नहीं होगा। मतलब द फंक्शन व्हिच इज 1 1 मस्ट बी ऑन टू आल्सो, द फंक्शन व्हिच इज ऑन टू मस्ट बी 1 1 आल्सो। कब? जब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए जो 6 फंक्शन 1 1 है वही ऑन टू भी है, वही बाइजेक्टिव भी है। तो ये 6 फंक्शन आर कॉमन, द सेम 6 फंक्शन आर, व्हाट आर दोस, चेक करो। तो यहाँ तो बनाए जा सकते हैं इजीली, है ना, यहाँ तो इजीली कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। है ना, जैसे मान लो एक क्या हो सकता है, देयर आर 3 एलिमेंट्स, यू हैव टू मैप टू 3, 3 एलिमेंट को 3 पे मैप करना है, 3p3, है ना। सो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो टोटल 1 1 फंक्शन ये हो जाएगा कि 3 को 3 पे मैप करना है। सो 3p3 सब है, वही है, हो रहा है सब में। फंक्शन के लिए तो पता ही है तुम्हें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन b की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। सो ये तो 3 की पावर 3 है। ये क्या हो रहा है 3p3, ये भी होगा 3p3, यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी होगा 3p3। सेम फंक्शन ही, सेम ही आंसर होगा जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है। अच्छा वो कौन से फंक्शन, देखो एक फंक्शन हो सकता है ये ऐसा जा रहा हो, दूसरा क्या है, दूसरा हो सकता है ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, तीसरा हो सकता है ये इस पे, ये इस पे, इस पे, इस तरह से, चौथा हो सकता है ना, इस तरह डिफरेंट परमुटेशन लगा लो, यू टेक डिफरेंट। आपने कुछ फॉर्मूला लिखा था हमारे बैच में, क्या लिखाया था बताइए। वो सर लेस देन होने से 0 होता है, ग्रेटर देन होने से 0 होता है। यस यस, वो दिखाता हूं मैं अभी, देखिए। तो सर फॉर्मूला कैसे है? सर जब कार्डिनलिटी सेम होती है तो हम फॉर्मूला तीनों में सेम अप्लाई करते हैं। यस हाँ, अगर इक्वल रहेगी तो जैसे देखो अगर ऐसा होगा, चलो मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू n है मान लो, तो और आपका f जो है
एफ जो फंक्शन है एफ ए से बी में कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो बनेगा वो तो आप जानते हो n की पावर n हो जाएगी, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन ये कितना हो जाएगा? अगर तुम यहां से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, सी केयरफुली 1 2 3 अप टू n 1 2 3 अप टू n। जो पूछ रहे हैं कैसे बना फॉर्मूला, देखो तो होगा क्या, द फर्स्ट एलिमेंट, अब मैं बना रहा हूं नंबर ऑफ वन फंक्शन, आई एम कंस्ट्रक्टिंग नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो फर्स्ट एलिमेंट हैज हाउ मेनी चॉइसेस? n चॉइसेस, वन बनाना है मुझे, तो वन विल मैप टू समवन। अब वन फंक्शन बनाना है तो अदर एलिमेंट कैन नॉट हैव द सेम चॉइस, अदरवाइज वन नहीं होगा वो। तो 2 के पास अब कितने चॉइस बचेंगे? n minus 1। 3 के पास कितनी चॉइस बचेगी? -2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला n के पास कितना चॉइस बचा होगा? 1 choice. सिर्फ एक चॉइस बचा होगा, बाकी सारे फिल हो गए होंगे। तो यहाँ जो आएगा n minus 1 n minus 2 डॉट 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 1, यही है n फैक्टोरियल एंड दिस इज npn आल्सो। अगर npn सॉल्व करोगे तो n फैक्टोरियल ही आएगा, चेक करके देखो। तो यही नंबर ऑफ वन फंक्शन है, और जो वन बन रहा है, मान लो 1 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, n पे गया, तो ये 1 है तो ऑन टू भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ n एलिमेंट है और ईच एलिमेंट सिर्फ एक को मैप कर सकता है, तो यहाँ सबके पास इमेज होगा। और 1 है तो डिस्टिंक्ट के पास डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट मैप हो गया, तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा जिसका इमेज नहीं है या प्री इमेज नहीं है, तो सारे एलिमेंट फिल हो जाएंगे। इसका मतलब ऑन टू भी हो जाएगा। कोडोमेन के ऑल एलिमेंट मैप हो गए, तो जब कोडोमेन के जो जो एलिमेंट मैप हो जाते हैं वही रेंज बनता है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया, तो जो 1 1 होगा वो ऑन टू भी हो जाएगा। तो ए और बी में अगर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो जो फंक्शन 1 1 है वो ऑन टू भी होगा, ठीक है। ये चीज तो मतलब कहने का मतलब इस वाले केस में जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ऐसा नहीं होगा कि एक 1 1 होगा ऑन टू नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, या ऑन टू होगा 1 1 नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। 1 1 एंड ऑन टू बोथ होंगे, या नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होंगे, इस तरह के केस में जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में है, ठीक। तो ये तो इक्वल के लिए हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी यही आएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी यही आएगा, n फैक्टोरियल या npn। और देखो यही n फैक्टोरियल जो फंक्शंस हैं बोथ आर सेम फंक्शन, नॉट डिफरेंट, मतलब वही सेम नंबर फंक्शंस हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव जो होगा वही आ जाएगा n फैक्टोरियल या npn। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में तो ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं एक जनरलाइज इससे भी जनरल बता देता हूं, है ना। देखो जनरल क्या है, चलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज n। तो f A से B बना रहे हो, सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, सो इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है? Sir, a to the power m. चेक करो किसकी पावर, n की पावर m या m की पावर n, चेक करो वहां Sir, एक, n small n की power m. हाँ n की पावर m, ठीक। तो ये हो जाएगा क्योंकि b की पावर a, सो ये हो गया। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखना है। अभी mn में कोई रिलेशन नहीं है, अभी mn कुछ भी हो सकता है, m छोटा भी हो सकता है n से, m बड़ा हो सकता है n से, m इक्वल हो सकता है n से। जनरल फॉर्मूला लिखना है मुझे, तो क्या करेंगे, Sir, if n is greater than m, then we will write pm. हाँ। सो देखो अभी एक चीज समझो, यहाँ पे नंबर ऑफ वन फंक्शन जीरो क्यों हुआ था, यहाँ नंबर ऑफ वन फंक्शन जीरो क्यों हुआ था, क्योंकि A में ज्यादा एलिमेंट था, B में कम था। तो जब सब मैप करेंगे तो कोई 2 एलिमेंट रिपीट करेगा तो 1 1 नहीं होगा। तो अगर A में ज्यादा एलिमेंट हुआ B से तो एक भी फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। तो मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे m मान लो मोर देन n हुआ, m मोर देन n, मतलब A में ज्यादा एलिमेंट है B से, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन जीरो हो जाएगा। और m अगर लेस देन इक्वल टू n होगा
तो उस केस में एन पी एम हो जाएगा। पी वही परमुटेशन है जो आप जानते हो, एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन पी एम हो जाएगा जब एन ज्यादा है एम से या इक्वल है, इक्वल होगा एन पी एन जो कि एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, और ऐसे एन पी एम आपको समझाऊं तो ऐसा बनेगा, ये क्या बनता है एन पी एम जी, एन माइनस वन कहां तक, एन माइनस एम प्लस वन तक, यहां तक आएगा। ये इसके इक्वल आएगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इतने होंगे, ऑन टू कितने होंगे, अब फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो यहां पे आपने देखा था कि ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जीरो क्यों हुआ था, कहां पे, यहां पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जीरो हुआ था, क्यों, क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट था, तो ए में 3 है, यहाँ 4 हो गया, तो 3 एलिमेंट कैन मैप टू ओनली 3 एलिमेंट बिकॉज फंक्शन डेफिनेशन सेज ईच एलिमेंट हैज टू बी वन एंड ओनली वन इमेज। तो दिस 3 एलिमेंट कैन मैप टू ओनली 3, तो एक तो हमेशा बचेगा, तो ऑन टू कभी नहीं हो सकता क्योंकि कोडोमेन में 4 है, रेंज में 3 आएगा, तो इक्वल हो नहीं सकते सेट, तो ऑन टू कभी नहीं होगा। तो अगर ए में कम है और बी में ज्यादा है तो कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता, तो अगर बी में ज्यादा है तो कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा अगर b में ज्यादा एलिमेंट हो गए, मतलब अगर n ज्यादा हो गया m से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लो अपने हिसाब से आप। ठीक है, और या 3 पार्ट में लिख दूं इसको, 3 पार्ट में समझ आएगा आप लोगों को कि अगर 3 पार्ट में इसी को लिखता मैं तो कैसे लिखता, एक हो जाता 0 जब ऐसा है, एन पी एन जब m इज इक्वल टू n होता, और एक हो जाएगा एन पी एम जब m छोटा है n से। तो यही चीज यहां भी कर देता हूं 3 पार्ट में कि जब m मोर देन n में क्या होगा, m इक्वल टू n में क्या होगा, और m लेस देन n में क्या होगा, बताओ। अब यहां देखो 3 पार्ट में लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, सो थोड़ा बीच में ले आओ, है ना। सो इस तरीके से 3 पार्ट में लिख दिया। अब बताओ, जैसे m मोर, यहाँ m लेस देन n है, a में कम है b में ज्यादा है, तो b में ज्यादा होगा तो कभी ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि b में ज्यादा है, तो a में कम है तो कम वाले को मैप करेगा रेंज कोड में इक्वल, तो इस केस में 0 आएगा। जब b में ज्यादा एलिमेंट होंगे तो 0 ऑन फंक्शन आएगा। अच्छा, mn इक्वल है तो जितने, जब दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो जितने 1 1 होंगे उतने ही ऑन टू होंगे, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो यहाँ भी npn जो कि n फैक्टोरियल होता है, यही n फैक्टोरियल के इक्वल आता है। ठीक है ना। अब अगर m मोर देन n है तो क्या होगा, जो फॉर्मूला हमने लिखा था, है ना, वो लिखना पड़ेगा अब। सो अगर m मोर देन n है तो क्या होगा, ठीक। सो अगर m मोर देन होगा, देखा था ना हमने, क्या लिखा था, समेशन, बताओ। Sir, r goes from 1 to n minus 1 to the power of n minus r, n cr, r to the power n. एक मिनट, n, हाँ, n c r raised to power m। तो ये कब था, जब आपका m मोर देन n होगा, ठीक, उस केस में। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अब इस फॉर्मूले से आप कोई फाइनाइट सेट वाला केस होगा उसका आंसर बता दोगे आप, कि टोटल फंक्शन m की पावर m, टोटल 1 1। अब देखना है कौन सा केस है उसमें, m बड़ा है n से, या m इक्वल है n के, या m लेस देन n है, तो उसके हिसाब से आंसर बताने हैं। फिर यहाँ भी ऑन टू में देखना है m बड़ा है n से, या m इक्वल है n, या m लेस देन n है, तो उसके हिसाब से आंसर बताने हैं। ये चीज है। तो ये तो चलो आपका जो क्वेश्चन था उस पर इतना हमने डिस्कस कर लिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। तो अगले डाउट पे आते हैं। तो ये आपका जो डाउट था एटलीस्ट उसके थ्रू ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये सब बाद में भी आएगा क्योंकि ये सब
बेसिक्स हैं जो जरूरत पड़ती रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जब आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे आप अगर 10th फ्लोर पे हैं तो इसका मतलब आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 9th फ्लोर तक कवर किया है। जब आप जैम गेट लेवल पे हैं तो वो ये मान के चलता है एग्जामिनर कि जो पहली क्लास से लेके आपने बीएससी तक पढ़ा वो सब आपको आता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि बेसिक्स भी यूज हो जाएगा। अगर आप बेसिक्स वीक है आपके तो प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ये सब जो हम लोग अभी कंस्ट्रक्ट, आपको मान लो आपका जो लेवल है जैम गेट का वो 10th फ्लोर है, तो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर ये कवर कर रहे हैं। जब आप 10th फ्लोर पे पहुंचेंगे तो बाकी चीजें आपको है ना स्ट्रांग होने चाहिए, वरना जिस बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर अगर वीक है सोचो तो 10 फ्लोर वो झेल पाएगी, वो तो गिर जाएगी बिल्डिंग। तो वैसा है, तो आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वीक हैं तो जब जैम गेट लेवल के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे तो वो आप नहीं झेल पाएंगे, फिर आपके बेसिक स्ट्रांग है। तो ये चीज है। चलो तो अगला डाउट बताओ। सर साइड्स में डाउट था।